Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम मैट्रिमोनी सीरीज में यानी कि मैरिज की सीरीज में अपनी दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब हमारी डिस्कशन थोड़ी सी आगे जाएगी और धीरे 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 हम आपको बहुत ही गहराई में ले जाएंगे। अभी हम बहुत ही सिंपल प्लेसमेंट्स एंड सिंपल योगास की बात कर रहे हैं जो कि आपकी मैरिज के घर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम बात करेंगे सातवें घर की प्लैनेट के बारे में, यानी कि सातवें घर के लॉर्ड के बारे में। देखिए, कल हमने आपको समझाया था कि अगर थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ या 12th हाउस का लॉर्ड शादी के घर में बैठ जाए तो दिस इज ए इंफीरियर प्लेसमेंट और कहीं ना कहीं ये हमारे शादी के घर को इन्फ्लुएंस करती है नेगेटिव वे में। और उसके रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हमने कल की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर सातवें घर का लॉर्ड तीसरे में, छठे में, आठवें में या 12वें में चला जाए उठ के, तो भी हमें इंफीरियर रिजल्ट्स ही मिलते हैं। तीसरे घर में हमें इंफीरियर रिजल्ट्स कम मिलते हैं और छठे घर में हमें उससे ज्यादा मिलते हैं, आठवें में उससे ज्यादा मिलते हैं, 12वें में उससे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन छठे घर में हमें कभी कभी लिटिगेशन भी फेस करना पड़ता है। वो छठे घर का इन्फ्लुएंस है, वो 12वें का नहीं है, तीसरे का नहीं है, 8वें का नहीं है। हाँ, 8वें घर में अगर 6 नंबर राशि हो तो ये सर्कमस्टांसेस 8वें घर से भी बन सकते हैं। 12वें घर में अगर 6 नंबर राशि हो तो ये हालात 12वें घर से भी बन सकते हैं, यानी कि कोर्ट केस एंड डाइवोर्स। और अगर तीसरे घर में भी 6 नंबर राशि हो तो ये हालात तीसरे घर में भी बन सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर राशि हमारी कोर्ट केसेस की है, डिस्प्यूट्स की है और लिटिगेशन मैटर्स की है। और छठे घर में 6 नंबर राशि हो तो ये फिर तो हो ही सकता है। तो यानी कि छठा घर या 6 नंबर राशि दोनों ज्यादा अच्छे नहीं है, पर्टिकुलरली मैरिटल डिस्प्यूट्स के लिए। अब देखिए, यहां पर हम एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। अगर सपोज हमारा सेजिटेरियस असेंडेंट है और नीचे सातवें घर में 3 नंबर राशि मिलती है हमें। 3 नंबर राशि के लॉर्ड बुध है, मरकरी है। अगर मरकरी तीसरे घर में आ जाए, यानी कि 12 नंबर में आ जाए, 11 नंबर में आ जाए, छठे घर में आ जाए यानी कि 2 नंबर में आ जाए, 8वें घर में आ जाए यानी कि 4 नंबर में आ जाए, और 12वें घर में आ जाए यानी कि 8 नंबर में आ जाए, तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और तीसरे घर में अगर बुध देव बैठ जाए, हालांकि काल पुरुष कुंडली में तीसरा घर बुध देव का अपना है, लेकिन नहीं, यहां अब विवाह के घर का लॉर्ड तीसरे घर से कनेक्ट कर गया तो विवाह में स्ट्रगल शो करता है, संघर्ष, भागदौड़, मेहनत, अननेसेसरी डिस्कशन, कम्युनिकेशन, सोच, टेंशन, ये वाली सारी चीजें। और छठे घर में अगर सातवें घर का मालिक आ जाए तो ये झगड़े यानी प्रैक्टिकल डिस्प्यूट्स, हीटेड आर्गुमेंट्स एंड ऑफ कोर्स ब्लेमबाजी, एक दूसरे को ब्लेम करना और डिससेटिस्फेक्शन और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, और फिर कहीं ना कहीं लिटिगेशन भी यहां से एक्टिवेट हो सकती है। उसमें हमें मंगल वगैरह भी देखना पड़ता है। 8वां घर में जाके बैठ गया सातवें घर का मालिक, तो 8वें घर में मतलब ही और शी विल बी इंक्लाइन टू इन लॉज, he or she will be influenced by the in-laws. हर
or his in-laws will interfere in his marriage, and he can also be inclined to the wealth of in-laws or inheritance of in-laws or even अपनी भी। तो वहां ऑब्स्टेकल्स, सडन इवेंट्स, वहां पर ज्यादातर जो हमारी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं वो सडन इवेंट्स करती हैं। अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है, अचानक कोई ब्लास्ट हो जाता है, हम बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, कोई भी ऐसी बात जो एकदम तुल पकड़ जाती है, यानी कि फायरी हो जाती है, और वी गेट इनटू इन्वॉल्व्ड इन सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड डिस्प्यूट्स। और 12वां घर जो है वो हमारी इमेजिनेशन का है, हमारे लॉस का है। तो विवाह का स्वामी अगर 12वें घर में आ जाए तो विवाह का लॉस इंडिकेटेड है, विवाह का एक्सपेंस इंडिकेटेड है, विवाह में एक डिस्टेंस इंडिकेटेड है। और 12वें घर की प्लेसमेंट के साथ अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो हमें और भी कई तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं, अगर 7वें घर का मंगल 12वें घर में शुक्र के साथ बैठ जाए तो यहां हमारा जो डिस्टेंस क्रिएट होगा विवाह में, वो हमारे पार्टनर या खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके होगा, क्योंकि 12वां घर बेड प्लेजर्स का है और मंगल और शुक्र का योग हमें सेक्स एंड सेंसुअलिटी में ले जाता है, आउटसाइड मैरिज ले जाता है। तो हम मैरिटल पार्टनर को भूल के, और ये हमारे मैरिज हमारा पार्टनर भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चार्ट है और हमारे पार्टनर के घर का मालिक है। देखिए, कोई भी प्लेसमेंट जब 7th हाउस से हम देखते हैं उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, 7th हाउस क्या है, हमारे पार्टनर का हाउस है और हमारे सेक्स का हाउस है। तो यानी कि सेक्स की इन्वॉल्वमेंट हमारी भी हो सकती है 12वें घर में और हमारे पार्टनर की भी हो सकती है। तो ये देखना पड़ेगा चार्ट को काफी क्लोजली कि यहाँ मतलब जो है हमारा चार्ट में जो दूसरे प्लैनेट है, यानी कि हमारा गुरु वगैरह कितने पावरफुल है, कितनी स्ट्रांग है। अगर हमारा गुरु स्ट्रांग है तो ये फिर पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है, नहीं तो हमारी तरफ से हो सकती है। तो यहाँ दोनों की प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं हमें। अभी हम आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहे हैं। और 7वें घर का प्लैनेट शनि अगर वहां पर 12वें घर में केतु के साथ बैठ जाए तो हमारे पार्टनर के साथ हमारा डिस्टेंस उसकी बीमारी की वजह से बन जाता है। तो इस तरीके से कंजंक्शन भी बहुत पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी मैरिटल हैप्पीनेस को, हमारी मैरिज की क्वालिटीज को। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारा 7th हाउस का लॉर्ड कोई भी हो, जब वो 3रे, 6ठे, 8वें, 12वें में चला जाए तो इट क्रिएट्स ए सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी इन आवर मैरिटल हैप्पीनेस। दिस इज ऑल क्लियर। अब देखिए दोस्तों, बुध देव की हम बात कर रहे हैं 3 नंबर राशि में। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं। 3 नंबर राशि में एक अर्द्रा नक्षत्र भी मिलता है। अर्द्रा नक्षत्र खराब नक्षत्र है, तूफानी नक्षत्र है। हालांकि फाइनेंशियल गेन्स के लिए ये नक्षत्र कभी कभी पैसे से लाभ देता है इंसान को, लेकिन अपनी ही लाइफ टाइम में उस पैसे की बर्बादी भी करवा देता है बिजनेस एक्टिविटीज में, अपनी ही लाइफ टाइम में। यानी कि आप एट वन टाइम आप बहुत पैसा कमा लोगे अगर दूसरे प्लैनेट्स वगैरह ठीक है, और आप लाइफ में अगले पड़ाव पे 10 साल बाद, डाउन द लाइन 5 साल बाद, 20 साल बाद, वो सारा का सारा पैसा और आपका अपना पैसा भी लेके खराब हो जाएगा। तो अर्द्रा नक्षत्र एक डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, डिस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग का नक्षत्र है। यानी कि हमारे कमाए हुए पैसे डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, फिर रीबिल्ड भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसके भाव मिलते हैं। लेकिन ये मैरिज के घर में अगर अर्द्रा नक्षत्र में चाहे बुध ही क्यों ना बैठ जाए, बुध तो उसी घर का मालिक ही है, तो भी आपकी मैरिज में खलबली मच जाएगी, यानी कि इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। और अगर बाई चांस राहु कहीं गलत पड़ा हुआ है, 12वें घर में है, 8वें में है, 6ठे में है, तीसरे में हम नहीं बोलेंगे, तीसरा घर
इसको बहुत कम इन्फ्लुएंस करेगा। छठे, 8वें, 12वें में राहु है और बुध अपनी ही राशि में अर्द्रा नक्षत्र में बैठ जाए तो आपकी शादी को खराब करने की कोशिश करेगा और कर ही देगा। तो कुछ न कुछ एक्सेप्शंस भी जो हमारे दिमाग में आती हैं वो भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कहीं आप बोलो यार बुध तो अपने ही घर में बैठा है और गुरुजी ने तो ये बताया था कि यहां शुभ योग रहेगा। नहीं, कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इफ इट स्ट्राइक्स टू आवर माइंड विल डेफिनेटली टेल यू। और दोस्तों ऐसे ही एक और नक्षत्र है मूला, जो कि शादी के घर में नहीं मिलना चाहिए। अगर ये मूला नक्षत्र मिलता है 9 नंबर राशि में, गुरुदेव की राशि है। मूला नक्षत्र के 2 पहलू हैं। मूला नक्षत्र का पहला पहलू है नॉलेज और दूसरा पहलू है इंस्टेबिलिटी, एक्सीडेंट्स। मूला नक्षत्र की जो डिटी है वो नृत्य है, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। और एज पर हिंदू माइथोलॉजी गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है काली मां। और मूला नक्षत्र अगर शादी के घर में मिल जाए तो शादी को स्टेबल नहीं रहने देता। शादी में बहुत तरह की मिजरीज या पेन, मतलब आपको पे बैक करना पड़ता है थ्रू योर मैरिज और थ्रू योर स्पाउस। जो आपको कुछ लाइफ का पास्ट कर्मा पे बैक करना पड़ता है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, बट दिस इज देयर। और हमने बहुत चार्ट्स पे इन चीजों को आजमा के ही हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो अगर 3 नंबर का लगन है, यानी कि जमनाई का लगन है आपका, मिथुन का, और 9 नंबर राशि में गुरु अगर मूला नक्षत्र में भी बैठा है तो भी आपको परेशानी होगी। और अगर यहां पर मूला नक्षत्र में गुरु की बजाय कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है तो इसके इंपैक्ट और ज्यादा खराब होंगे। क्योंकि गुरु तो देखो फिर भी यानी कि कहीं ना कहीं शादी में इंस्टेबिलिटी दे के चलाता रहेगा शादी को। लेकिन अगर यहां कोई मैलेफिक प्लैनेट ही बैठ गया, शनि बैठ गया मूला में, राहु बैठ गया, सॉरी ये मंगल बैठ गया, केतु बैठ गया या मंगल बैठ गया, ये तो मैलिफिक एनर्जीज वैसी ही हैं जो शादी के घर को खराब करती हैं। या सूर्य बैठ गया, तो यहां पर शादी के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा, प्रोबेबिलिटी 60-70% बन जाती है। और शादी के घर में अगर कोई एक और योग खराब हो जाए तो फिर शादी बिगड़ ही जाती है। तो यहां पर आर्द्रा और मूला नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है तो ये क्योंकि नक्षत्र ही खराब है, आर्द्रा नक्षत्र का संबंध स्टॉर्म से है और इसका जो सिंबल है वो एक टीयर ड्रॉप, अब आंसू। और इससे आप सिग्निफाई कर सकते हैं कि आंसू क्या है। आंसू कब आते हैं, मतलब एक जब बहुत पेन जो है इंसान के अंदर होता है तो आंसू टपकते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र का जो सिंबल है वो एक आंसू है और इट रिप्रेजेंट ए बिग स्टॉर्म इन योर लाइफ। और इसका जो डिटी है वो रुद्रा है, विच इज द थर्ड आई ऑफ शिवा। थर्ड आई ऑफ शिवा आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं, इज नो नीड टू एक्सप्लेन। तो दोस्तों ये दोनों नक्षत्र जो है वो शादी के घर में नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ये इस घर को कहीं ना कहीं स्पॉइल ही करते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आपके कल हमारे पोर्टल पे किसी ने लिख दिया कि मेरे शादी के घर में कोई प्लैनेट नहीं है। दिस इज गुड, लेकिन शादी के घर के प्लैनेट को भी तो देखना है कि वो कहां बैठा हुआ है, वो किससे कनेक्ट कर रहा है। क्या वो बुरे हाउसेस से तो नहीं कनेक्ट कर रहा। हाँ, अगर शादी के घर का प्लैनेट 9वें घर में आ जाए, 5वें घर में आ जाए, चौथे घर में आ जाए या लगन में आ जाए तो दिस इज कंसीडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस प्लेसमेंट। ये आपको शादी में हैप्पीनेस जरूर देगी। अगर ये थोड़ी सी यहां पर ये है कि अच्छी डिग्निटी में हो, अच्छी डिग्निटी मतलब अच्छी राशि में हो, कहीं गलत डेबिलिटेटेड ना हो या कहीं गलत ना हो। डेबिलिटेशन के साथ भी अगर ये इन हाउसेज में बैठ जाए तब भी शादी को चलाएगा, लेकिन उसमें उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए इन हाउसेज में। जब भी शादी के घर का प्लैनेट
हमारे पहले घर में बैठ जाता है यानी लगन में बैठ जाता है, या हमारे चौथे घर में बैठ जाता है, पांचवें में बैठ जाता है, या नाइन्थ में बैठ जाए। दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेसमेंट्स ऑफ सच प्लैनेट, लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस। तो हम ये समझेंगे कि शादी में कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स हैं इस इंसान की। अब दूसरे घर आते हैं। अब सेकंड घर भी है और 10th भी है, 11th भी है, वो भी तो घर है। सेकंड हाउस में और 10th हाउस में और 11th हाउस में एवरेज प्लेसमेंट है, इज नॉट वेरी गुड प्लेसमेंट। क्योंकि देखिए किसी भी चार्ट में जो सेकंड घर है वो मारक घर है। सेकंड हाउस में शादी के लॉर्ड का जाना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम इसको एवरेज मानते हैं। और 11th हाउस में शादी के घर का लॉर्ड चला जाए तो 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल का घर है। तो हमारा जो पार्टनर है वो हम अपने नेटवर्क सर्कल में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। He'll be inclined to his network circle, not in his partner. अगर शादी के घर का लॉर्ड उठ के 11th हाउस में चला गया तो he will love to be in his network circle। अगर वो अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, सुपोज यहां पर भी अब कई चीजें हैं। यहां पर सुपोज शादी के घर का लॉर्ड शुक्र है और शुक्र सुपोज 11th हाउस में चला गया। अब शुक्र किस केस में आएगा? शादी के घर का लॉर्ड शुक्र किस केस में आएगा? सपोज हमारी एरीज असेंडेंट है तो नीचे 7 नंबर राशि मिलेगी, शुक्र हो गया शादी के घर का लॉर्ड। अगर शुक्र 11th हाउस में बैठ गया तो शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र हमारे संबंधों का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, और हमारी वाइफ का कारक है, पार्टनर का वाइफ का कारक है बेसिकली, और शादी का कारक है। तो शुक्र जब 11th हाउस में बैठ जाता है तो उसका जो इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि शुक्र लवेबल इमोशंस का भी कारक है। भाई आपके संबंधों में या रिलेशनशिप में क्या चलता है? इमोशंस ही तो चलती हैं। वो 11th हाउस में बैठ गया जो कि हमारे नेटवर्क सर्कल का घर है। तो इसका मतलब ये हो गया जब हमारा शुक्र हमारे शादी का कारक या हमारी इमोशंस या हमारे रिलेशनशिप का कारक 11th हाउस में चला गया तो वी विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द सिग्निफिकेंस ऑफ 11th हाउस। 11th हाउस से हमें ज्यादा अटैचमेंट होगी। और हमारा जब शुक्र वहां बैठ जाएगा तो शुक्र अपना इन्फ्लुएंस डालेगा 11th हाउस पे। तो अगर हम मेल हैं तो वहां पर हमारे नेटवर्क सर्कल में फीमेल्स बहुत होंगी एंड विल बी इन्वॉल्व देयर इमोशनली, एंड और हो सकता है हमारी दोस्तियां भी चले, लव लाइफ भी वहां चले, पोस्ट मैरिज भी चले। तो बिकॉज वीनस विल इन्फ्लुएंस दैट 11th हाउस। और अगर हम मेल हैं तो अगर हम फीमेल हैं तो भी वीनस इज ए कारक ऑफ रिलेशनशिप, सेंसुअल रिलेशनशिप्स, तो भी वो वहां पर अपोजिट्स, वहां पर कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करेगा। चाहे वहां पर लड़कियां ही हों, हम भी फीमेल है और लड़कियां ज्यादा होंगी क्योंकि फीमेल का कारक है, लेकिन फिर भी हमारी कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट है वो 11th हाउस के सिग्निफिकेंस में ही रहेगी। तो इसलिए इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि ऐसा जरूर नहीं है कि 11th हाउस में अगर 7th हाउस का लॉर्ड आ जाए तो आपकी मैरिज खराब हो जाएगी, लेकिन आपकी मैरिज में वो रस नहीं रहेगा जो कि एक कंपैटिबिलिटी होती है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, इमोशनल गिव एंड टेक होता है, उसकी कमी मिलेगी आपको। और 10th हाउस में आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड होगा, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होगा। ही विल ऑलवेज ट्राई टू बी कैरियर ओरिएंटेड। वो अपने कैरियर के लिए ज्यादा टाइम डिवोट करेगा, ना कि आपकी मैरिटल हैप्पीनेस के लिए। तो इसलिए इसको हम एक एवरेज प्लेसमेंट मानते हैं। इसको हम ये नहीं मान सकते कि ये आपकी मैरिज को खराब कर देगी चीजें, लेकिन हाँ आपकी मैरिज में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी तो क्रिएट करती हैं ये प्लेसमेंट्स। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि इट इज नॉट ओनली 3rd, 6th एंड 8th और 12th हाउस प्लैनेट विच कैन अफेक्ट योर मैरिज। इट इज द 7th हाउस प्लैनेट which can also affect your married life by its placement.
तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखिए और अपनी अपनी पत्रिकाओं को या अपनी फैमिली की पत्रिकाओं में देखिए और इसको कोशिश करिए मैच करने की। कल हम इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे और इस विषय को थोड़ा सा और गहराई में ले जाएंगे। धीरे 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 हम इतनी आपको इसकी नॉलेज दे देंगे थ्रू वेरियस वीडियोस कि आप मैरिज के घर को स्टडी करने में आप एक अथॉरिटेटिव वे में कह सकें आई एम कॉम्पिटेंट, आई कैन स्टडी द हाउस ऑफ योर मैरिज and it will be wonderful for each and everyone who is listening our video. So friends, thank you very much for watching this video. My number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, I'm always available. You can dial this number or else we'll talk to you tomorrow and we'll continue to discuss this topic also for a couple of days till you become expert in studying the house of marriage. Thank you very much.